का नाम लोग जानते हैं, सम्राट अशोक, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जानते हैं, चाणक्य का नाम जानते हैं, बिल्कुल बट इन तीनों के सच्चाई को आज हम ज्यादा समझेंगे। ठीक शुरुआत करेंगे सम्राट अशोक के साथ, स्पेसिफिकली ये शाहरुख खान की 2001 फिल्म, जहां हिस्ट्री थोड़ी सी ट्विस्ट की गई थी, हाँ हाँ बट मेरे ख्याल से दिस इज द ओनली शोकेस ऑफ सम्राट अशोक इन सिनेमा अब तक। मैंने ये फिल्म देखी थी जब मैं 8 साल का था, हाँ और तभी मुझे ये लगा कि फिल्म अच्छी है, हाँ। बट पता नहीं अगर ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट है कि नहीं। तो आप बताइए। देखो हिस्ट्री में रणवीर 2-3 फिल्म हैं, जैसे आपने एक अशोका का नाम लिया जी जी और जब इतिहास की आप बात कर रहे हैं तो ये एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। एंशियंट हिस्ट्री में रियलिस्टिक लाइफ को दिखा पाना बहुत चैलेंजेबल होता है। तो इसमें इसको मैंने देखा है, लेकिन इसमें बस यही है कि कहना नहीं चाहिए, बट थोड़ी सी सच्चाई है, थोड़े से, क्योंकि फिल्में होती हैं, एंटरटेनमेंट होता है, तो वैसी चीज़ें हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, आपको याद होगा, मोहनजोदड़ो। जी जी एक फिल्म आई थी, बहुत ऋतिक रोशन की थी। जी जी जी। मतलब मुझे हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगी। अच्छा। और इसलिए कि वो ज़्यादा, मतलब ऐसा, मतलब मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यही तो जीना था, यही तो देखना था, क्योंकि इतिहास में वो एक ऐसा एरा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ से मोहरें मिली, ये मिला, वो मिला मिला, कैसा क्या यूज़ था, उसमें यूज़ करके दिखा दिया उन्होंने। जी जी। बट तो यही चीज़ है जो हिस्ट्री को थोड़ा जीवंत बनाती है। आपको लगता है कि अगर फिल्म में ऐसा देखने को मिल जाए, रियल लाइफ में कहीं देखने को मिल जाए, किसी शो में ऐसा देखने को मिल जाए, तो वो हिस्ट्री फिर भूलता नहीं है व्यक्ति। जी जी। तो अब यही गढ़ने की देश में ज़रूरत है। शायद आप इस कदम पे आगे बढ़ रहे हैं नहीं, धीरे-धीरे करके। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सम्राट अशोक के पूरे स्टोरी में, हुँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं उनके बारे में, और मैंने अलग अलग अकाउंट्स सुने हैं। यूरोपियन सम्राट अशोक के बारे में बहुत अलग तरीके से बात करता है। बिल्कुल। और मैं अक्सर ये मानता हूँ कि हमें ना, अगर इतिहास को बारीकी से समझना है, तो अक्सर अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने चाहिए। सर, आपसे ये पहले तो पूछना चाहूंगा कि जो भी हमें पता है सम्राट अशोक के बारे में, हुँ, हमें 2026 में बैठकर कैसे पता चलता है ये सब? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे पता चला है? हुँ, वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इतने सारे एंशिएंट किंग्स हैं जिनकी कहानियां अब तक भी हमें बताई जाती है। हुँ, जैसे समुद्रगुप्ता नाम के भी एक हाँ, बहुत बिल्कुल। मशहूर चक्रवर्ती थे। बहुत-बहुत। वो है कौन मुझे भी नहीं पता, हुँ, पर मुझे ये पता कि एक कोई मशहूर सम्राट थे। हुँ, बट इतने सारे किंग्स आए हैं भारत के हिस्ट्री में, ये किंग के बारे में हमें क्यों ज्यादा कहानियां बताई जाती है? हुँ। तो देखिए अशोक के बारे में तो मैं बताऊँगा, लेकिन आपका यहीं पे क्वेश्चन था कि ये इसके बारे में पता कैसे चलता है, या हिस्ट्री के दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री के जो चीज़ें हैं उसको 2 तरह से देखना चाहिए, जी कि हम बिलीव कर सकें कि ये स्टोरी सही है या नहीं। एक तो ये है कि हमारे पास में कोई लिटरेरी सोर्सेज़ हों, यानी कि कोई कहीं पर कुछ साहित्य लिखा गया, किसी ने भी लिखा, चाहे वो फॉरेन राइटर्स ने लिखा हो या फिर इंडियंस ने लिखा हो, उससे मतलब नहीं। लिखित कोई सोर्स हमको मिल गया। अब जो चीज़ लिखा हुआ हमको मिला, अगर उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ मिल गए या फिर कुछ इस तरीके के ठोस प्रमाण की, यार जो लिखा है किताब में, जैसे मैंने कह दिया कि ये अशोक के सिक्के हैं, अशोक के समय के सिक्के हैं, ये किसी राइटर ने लिख दिया जी। और वो सिक्का हमें मिल भी गया, तो ये दोनों चीज़ें मैच हो गईं। अब जब ये दोनों चीज़ें मैच हुई तो यहाँ पर हिस्ट्री ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। लेकिन कहीं पर केवल लिखा हुआ मिल गया, किसी राइटर ने लिखा, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 राइटर ने एक ही चीज़ लिख दी, तो भी हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, बहुत अच्छा सोर्स नहीं मानते, क्योंकि उसको हम पुरातत्व में नहीं देख पा रहे हैं कहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि वेदास को लेकर के, ओरल हैं एक तो, जो ओरिजिनल वेद हैं वो ओरल हैं। फिर उसको अगर कहीं बाद में लिखा भी गया, तो वो लिखे रह गए। लेकिन उनके जो पुरातात्विक सोर्सेज़ हैं वो बहुत कम मिलेंगे आपको, वैदिक काल की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। वैदिक काल में आप जाओगे तो आपको कहीं पे मकान नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे उनके हथियार नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम, जो मैच नहीं कर रहे हैं। जी अशोक के पास में अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भरपूर मिलती हैं आपको। राइटर्स ने लिखा कि अशोक एक महान सम्राट था। शुरुआत में अगर आप अभी आगे भी हिस्ट्री में एक्सप्लोर करेंगे तो आपको 2 चीज़ें बताएँगे। एक तो उसका नाम चंड अशोक आता है। चंड अशोक। चंडाशोक, नाम से भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा रु- मतलब रुद्र। वॉरियर टाइप का है, रुद्र है, मार-काट करने वाला है। तो चंडाशोक है एक नाम, और फिर आगे आप जाते हो तो उसको आप धम्माशोक बोल देते हो। धम्माशोक, या फिर मैं हिंदी में उसको या संस्कृत के टर्म्स के इस्तेमाल करते हुए बोलूँ तो धर्मशोक आ जाता है। हम्म। तो ये कितने डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये। जी और ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ जब एक कैरेक्टर में देखने को मिलता है, जिसमें चंड अशोक धम्म अशोक में कन्वर्ट हो रहा है, तो हिस्टोरियंस उसको बोलते हैं कि ये अ, महान है यार, ये सबसे नहीं हो सकता। या तो व्यक्ति बहुत रुद्र होता है या फिर बहुत धार्मिक हो जाता है। एक ही समय दोनों चीज़ें कैसे हों? अब अशोक के बारे में ये तो लिख दिया किसी ने, जी। भई ये तो चंड अशोक था, फिर धम्म अशोक बन गया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हिस्ट्री में मतलब सॉलिड
पार्ट कहाँ पर है, जहाँ पर जो राइटर्स ने लिखा और जहाँ पर उसके एविडेंसेस मिल गए। तो राइटर्स ने लिखा कि ये महान अशोक है क्योंकि पहले चंड था, फिर धम्म हो गया, लेकिन फिर एविडेंसेस मिले कलिंग वॉर के। कलिंग वॉर के एविडेंसेस मिले, न सिर्फ कलिंग वॉर के एविडेंसेस मिले कि वहाँ पर युद्ध लड़े गए, वहाँ के कुछ बैटल फील्ड में जो उसके तीर तलवार जो भी मतलब होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है सारी चीज़, तो वो सब चीज़ें मिली। उसके बावजूद ये भी मिला कि उसने अपने शिलालेख में लिखवा दिया, रॉक एडिक्ट्स में लिखवा दिया। तो 2-3 तरफ से आप देख रहे हो कि हिस्ट्री सॉलिड होती जा रही है और हमें पता चल रहा है कि यार अशोक की हिस्ट्री परफेक्ट है। तो हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते चले जा रहे हैं कि यार अशोक नाम का एक कैरेक्टर है जो कि मौर्यन कैरेक्टर था। ये उस प्रश्न का जवाब हुआ आपके जिसमें आपने पूछा कि हम कैसे पहचानते हैं कि कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और हम बिलीव करते चले आते हैं। तो हम अशोक को मानते हैं कि वो था, उसके रीज़न राइटर्स ने भी लिखा और एविडेंसेस हमारे पास में पुरातात्विक स्रोत के तौर पर भी मौजूद हैं, दोनों तरह से मौजूद हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम भारतीय इतिहास को स्कैन करें, बहुत सारी कहानियां निकल के आते हैं, बहुत सारे राजाएं रानियों के बारे में स्टोरीज होते हैं, पर आप कह रहे हो कि जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है तब हमें पता चलता है कि हाँ ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करते थे, ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। ज्यादा सॉलिड। हिस्ट्री तो डाउटेबल है ना, जैसे अगर केवल लिखा हुआ किसी ने दे दिया जी, तो हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं था, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट डाउटेबल, एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। जैसे मैंने आपको बीच में वेदास के एग्जाम्पल दिए, वेदास को हिस्टोरिकल सोर्सेज बहुत कम माना जाता है। ओके, उसका रीज़न यही है, कल को कहीं पर ये मिल जाए कि नहीं भाई यहाँ पर लिखा गया बैठ करके, ये इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, तो फिर ज़्यादा बिलीव हो जाएगा। वही श्लोक, वही मंत्र किसी पिलर्स पे लिखे मिल जाएं या कहीं पर भी किसी ताम्रपत्र में लिखे मिल जाएं, तो वो मैंने एक बहुत क्रेजी चीज़ जानी इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करते करते, कि जो अखंड भारत का नक्शा है ना, कि इंडिया कंबाइंड विद पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, अभी अगर हम 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचें, टेक्निकली ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का एक नक्शा है, ठीक है, और काफ़ी हद तक ये मौर्यन एम्पायर का नक्शा भी था। हाँ, ठीक है। जब मैं छोटा था मैं अक्सर ये सोचता था कि यार मैं महाराष्ट्र में जन्मा क्यों, और क्या बंगाल के लोग मेरे से अलग हैं क्या पंजाब के लोग मेरे से अलग हैं क्या। फिर वक्त के साथ मेरे को पता चला कि भारत टेक्निकली अलग अलग कल्चर्स का एक मिश्रण है, पर हम एकजुट में माने क्यों जाते हैं, मेरे मुताबिक हमारे खुद के इतिहास की वजह से। एंड आई फील कि एटलीस्ट मौर्यन एम्पायर ने हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंटल रीजन को यूनाइट किया था, शायद इसलिए मौर्यन एम्पायर की बातें आज भी होती है, आई डोंट नो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आसपास ही, जैसे हमारे सिक्कों पर अशोका का एम्ब्लम, वो भी उस फेज से। तो मौर्यन एम्पायर की महानता क्या थी कि आज भी मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे साथ, जबकि बहुत सारे एम्पायर्स उनके बाद भी आए, बट वो हमारे नेशनल आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल सॉरी, थोड़ा सा वाइड सवाल है, बट आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपने शुरुआत इसमें की अखंड भारत से, और ये एक ऐसा वर्ड है जो अभी भी लोगों के दिलों में छपता है और लोग सोचते हैं। लिटरली देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद तो हम भाई बट गए। अब 3 कंट्री तो एटलीस्ट बने ही बने हम, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया, और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया जी। तो इतना तो सभी बिलीव करते हैं कि ये तो अखंड भारत एटलीस्ट था ही। अब कभी कभी लोगों की डिमांड हो जाती है कि हमें फिर से अखंड भारत चाहिए हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया कि आप पूरी एंशियंट टाइम से अगर आप अखंड भारत के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे हिस्ट्री को, तो इंडिया के जितने भी रूलर्स हैं उनकी जो जीन है, अगर आप उसको समझने का प्रयास करें, तो इनमें से बहुत कम ऐसे रूलर हैं जो अपने आप को अपने देश की सीमा के बाहर जा करके राज्य विस्तार करना चाहते हो, या इसको दूसरा टर्म अगर हम दें कि राज्य को हथियाना चाहते हो। इसको आप दूसरे तरह से समझिए, जैसे आज के समय में चाइना की टेंडेंसी क्या है, एक्सपेंशनिस्ट। वो उसको नहीं फर्क पड़ता है कि हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं या कुछ ऐसा है और इस समय इंटरनेशनल रूल रेगुलेशंस हैं, उसको जब भी मौका मिलेगा वो एक्सपेंशन करेगा, कर लेता है, करने का प्रयास करता है वो कैसे ना कैसे करके। इंडिया ने आज तक मॉडर्न एज में तो ऐसा नहीं किया। अपनी टेरिटरीज को हम सेव करना चाहते हैं, और हमने कभी नहीं सोचा होगा, या कभी हमारी मिनिस्ट्रीज या कहीं पर भी आप ऐसा नहीं सुनते होंगे कि यार हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर या टॉप लीडर के मन में आता हो कि यार हमें कल को पाकिस्तान का ये एरिया स्नैच कर लेना है, या चाइना का ये एरिया ले लेना है, या फिर बांग्लादेश को ऐसे छीन लेना है। ऐसा वाइडली कहीं सुनने को मिलता नहीं है। हम प्रोटेक्शन में, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है ना वो प्रोटेक्टिव रहे और उसमें कोई आकर के इंटरफेयर ना करे। ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। इसीलिए सिकंदर भारत आता है, इसीलिए मिडिल ईस्ट के अटैकर्स जो हैं वो इंडिया आते हैं, इसीलिए चाइना से भी अगर आप देखोगे तो मंगोल से घूम करके और फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ से अटैकर्स इंडिया आते हैं। इंडिया से कोई नहीं जा रहा है, 1-2 रूलर्स को छोड़ दिया जाए तो। जैसे चोला डायनेस्टी में आप देखोगे तो राजेंद्र हैं, परांतक हैं, उन लोगों ने एक्सपेंशन किया।
और उन लोगों ने जो आपका ये बे ऑफ बंगाल वाला जो पूरा एरिया है उसको उन्होंने वहाँ आप कह सकते हो कि हाँ यार ये उस काइंड ऑफ रूलर थे कि जिन्होंने एक्सपेंशन किया। बाकी के रूलर्स एक्सपेंशन इस तरीके के नहीं कर रहे हैं जी। तो अखंड भारत का जो हिस्सा है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने हमेशा से उस एरिया पर अपने आप को रखा है जो हमारा था, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के तौर पर जाना जाता रहा, जो भारत भूमि के तौर पर जाना जाता रहा और अब भारत देश के रूप में जाना जाता है, जिसको लोग चाहते हैं कि फिर से अखंड भारत के हिस्से में आए। आपने बीच में रिमाइंड कराया मैप का, जैसे अगर आप मौर्यन एम्पायर का आप मैप देखोगे तो अशोका के समय में इसमें आप देख पाओगे कि पूरा वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस अफगानिस्तान के सीमा तक पूरा चला जाता है और ईस्ट में आप देखोगे तो ये बर्मा तक मतलब बर्मा तक शेडेड है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, लेकिन है। और साउथ में केवल छोटा सा आज के समय का जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है उसको छोड़ दीजिए तो बाकी सारा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है इसमें। वाह, तो ये एक बहुत बड़ा मैप है। ये सम्राट अशोक का ये- किंगडम है। ये हाँ सम्राट अशोक के समय का माना जा सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पे सम्राट अशोक का मैप जरूर है लेकिन सम्राट अशोक ने जीवन में एक ही युद्ध लड़ा, तो ये एक्सपेंशन उसका नहीं है, ओके, ये उनके दादाजी का है। ये उनके दादाजी का है। हम्म, तो एक्सपेंशन के मामले में इनके पापा और इनके दादा हैं, ये तो इन्होंने एक्सपेंशन के नाम पर केवल एक जगह पर, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, डिस्कशन करेंगे हम इस पर कि वो ज़रूरी क्यों था, कि उसने कलिंग के ऊपर अटैक किया और बहुत एग्रेसिवली अटैक किया। कि आज वर्ल्ड में अशोक को जितने लोग भी कहते हैं कि महान है, तुरंत एक काउंटर पार्ट करवा जाता है कि भाई ये महान कैसे है, इसने तो इतना खून बहाया। फिर मतलब इतना आप सोचिए, इतना ज़बरदस्त तरीके का ये युद्ध हुआ है। Welcome to the RD Podclips 05. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode.